हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद रियाज। मेरे यूट्यूब चैनल डायग्नोस्टिक सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं ह्यूमन ब्लड के बारे में कि ह्यूमन ब्लड क्या चीज़ है, ह्यूमन ब्लड का फंक्शन क्या है, ह्यूमन में कितने परसेंट होते हैं, कितना लीटर से होते हैं, ह्यूमन ब्लड का कंपोनेंट क्या है, ब्लड में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होते हैं कि हमारे बॉडी पूरी तरीके से फंक्शन करते हैं, काम करते हैं। तो आइए, सबसे पहले आप अगर हमारे इस चैनल में सबसे पहले जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो हमारे इस चैनल को नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जितने भी नए आने वाले वीडियोस हैं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ब्लड कि ह्यूमन ब्लड क्या चीज़ है। ह्यूमन ब्लड जो है एक स्पेशलाइज्ड लिक्विड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या है? लिक्विड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो एक स्लाइटली अल्कलाइन होते हैं। ब्लड में पीएच भी प्रेजेंट होते हैं जिसे पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। इसका नॉर्मल रेंज जो है 7.4 तक होते हैं। यदि पीएच लेवल ह्यूमन ब्लड में पीएच लेवल अगर नॉर्मल लेवल से इंक्रीज़ हो जाते हैं, यानी कि अगर बढ़ जाते हैं, तो उसे हम बेसिक पीएच बोलते हैं। और अगर पीएच लेवल नॉर्मल लेवल से यानी 7.4 से अगर डिक्रीज़ हो जाते हैं यानी कम हो जाते हैं, तो उसे हम एसिडिक पीएच बोलते हैं। ठीक है। और ये इस ब्लड में स्पेसिफिक ग्रेविटी भी प्रेजेंट होते हैं जिसका नॉर्मल रेंज क्या है 1.005 तक की होते हैं। ठीक है। और आगे हम देखते हैं क्वांटिटी, यानी कि ब्लड में क्वांटिटी जो हमने बताया कि ब्लड में कितने परसेंट तक होना चाहिए ब्लड ह्यूमन बॉडी में। वेट के अकॉर्डिंग 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट, यानी कि बॉडी वेट का 7 से 8% तक ब्लड प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो उनका टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए? टोटल वॉल्यूम जो है एक नॉर्मल रेंज दिया हुआ है। नॉर्मल कितना होना चाहिए? द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द बॉडी इज़ अबाउट 5 to 6 लीटर्स तक है। कितना होना चाहिए? 5 से 6 लीटर तक बॉडी हमारे नॉर्मल बॉडी में ह्यूमन में होना चाहिए। एडल्ट की बता रहे हैं। जबकि फीमेल में 1/2 लीटर कम, यानी कि हाफ लीटर कम होते हैं मेल के अकॉर्डिंग। ठीक है। सपोज़ मान लीजिए अगर मेरे बॉडी में 6 लीटर ब्लड है, तो मेरे वेट के अकॉर्डिंग किसी अगर फीमेल का ब्लड देखेंगे तो मेरे से हाफ लीटर कम ब्लड उनके बॉडी में प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो ये थे हमारे ब्लड के इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, ये सब इंट्रोडक्शन है। अब हम आगे बात करेंगे ब्लड कंपोनेंट के बारे में कि ब्लड का कंपोनेंट क्या क्या है, ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कौन कितने परसेंट में है, किनका क्या फंक्शन है, इस सभी के बारे में हम आगे फिर से बात करेंगे। तो वीडियो में जुड़े रहिए और बने रहिए ताकि सभी चीज़ को आप ध्यान से समझ सकें सही तरीके से। तो दोस्तों, हमने बताया आपको इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम बात करेंगे ब्लड कंपोनेंट के बारे में कि ब्लड का कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, ब्लड में कितने तरह के कंपोनेंट है, क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम होल ब्लड निकालते हैं तो उसमें 2 भाग में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले एक होते हैं प्लाज्मा और दूसरा होते हैं ब्लड सेल्स, यानी कि ब्लड कंपोनेंट। प्लाज्मा उसमें प्रेजेंट होते हैं 55%, जबकि ब्लड सेल्स या ब्लड कंपोनेंट्स बोल लीजिए वो प्रेजेंट होते हैं 45%। दोनों मिला करके हमारा 100% हो रहा। ठीक है। ये ब्लड प्लाज्मा जो है 55% हुए, ब्लड सेल्स 45% हुए। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा। ये प्लाज्मा जो है प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट है, कितने परसेंट में प्रेजेंट है। प्लाज्मा में 90% तक वाटर होते हैं। ये लिखे हुए ना वाटर जो है उसमें 90% प्रेजेंट होते हैं और उसमें साल्ट होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। यह तीनों मिला करके ये सब 10% प्रेजेंट होता है। अगर प्लाज्मा सपोज मान लीजिए कि ये अगर 100% है तो इनका 90% वाटर होता है, साल्ट है, ग्लूकोज है, प्रोटीन है, ये सभी मिला करके 10% हुआ है। तो यानी कि ये प्लाज्मा का 100% ये जुट गया। ठीक है। और अगर हम इसमें बात करेंगे ब्लड सेल्स या ब्लड कंपोनेंट्स के बारे में, ये सभी मिला करके कितने हैं 45% तक होते हैं। इसमें कितना है 45%। अब अगर इसी तरह जिसमें हमने यहाँ बताया कि प्लाज्मा सपोज कीजिए अगर 100% है तो उसका 90% वाटर है और 10% साल्ट, ग्लूकोज और प्रोटीन्स हैं। तो इसी तरह अगर ब्लड सेल्स अगर हम 100% मानते हैं तो उसमें इस ब्लड सेल्स में कौन कौन से सेल्स हैं
कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं ये हम देखेंगे। आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। आरबीसी का साइंटिफिक नेम या दूसरा नेम एरिथ्रोसाइट से भी हम जानते हैं, जबकि डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट से भी जानते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो हम इन सभी के बारे में नेक्स्ट में आगे में फिर से हम डिस्कस करेंगे। और ये फिर डब्ल्यूबीसी जिसे हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ये फिर 2 भाग्स में बटे हुए हैं। 2 टाइप्स के होते हैं डब्ल्यूबीसीज। एक होता है ग्रेन्युलोसाइट, दूसरा होता है एग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, ये किनके पार्ट्स है? डब्ल्यूबीसी के पार्ट्स हैं, ना कि ये आरबीसी या फिर प्लेटलेट्स के हैं। तो डब्ल्यूबीसी के 2 पार्ट्स हो गए, ग्रेन्युलोसाइट और दूसरा हो गया एग्रेन्युलोसाइट। ठीक है दोस्तों, अब ये ग्रेन्युलोसाइट फिर के 3 टाइप्स होते हैं। ये क्या है? सभी हम सेल्स का पार्ट्स बता रहे हैं, सेल्स का भाग बता रहे हैं कि किस सेल्स में कितना भाग है, कितने टाइप्स के सेल्स होते हैं। ये सभी हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, कंपोनेंट ऑफ ब्लड हैं। ये सभी क्या प्लाज्मा के साथ भी घुल मिल होते हैं, ब्लड सेल्स के साथ भी ये जब होल ब्लड हम निकालते हैं उसमें पाए जाते हैं। डब्ल्यूबीसी, ग्रेन्युलोसाइट, एग्रेन्युलोसाइट और फिर ग्रेन्युलोसाइट को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक है, न्यूट्रोफिल सेल्स है, इओसिनोफिल सेल्स है और बेसोफिल्स हैं। ठीक है, किसमें है? ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट एंड न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। ठीक है, अब एग्रेन्युलोसाइट्स का 2 भाग हैं जिसे लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट बोलते हैं। ठीक है, क्या है? एग्रेन्युलोसाइट में लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट सेल्स पाए जाते हैं। अब फिर लिम्फोसाइट में फिर 2 टाइप्स के होते हैं, एक है टी लिम्फोसाइट और दूसरा है बी लिम्फोसाइट। क्या है? एक है टी लिम्फोसाइट और दूसरा है बी लिम्फोसाइट। तो दोस्तों, अगर किसी को सही तरीके से समझना हो या स्क्रीन करना लिखना हो तो आप वीडियो को यहाँ स्टॉप करके इन सभी को इस तरह से आप नोट कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थे ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में, ये सभी ब्लड के कंपोनेंट्स हो गए। अब हम चलिए आगे हम बात करते हैं, एक एक चीज़ को डिफाइन करते हैं। जैसे कि प्लाज्मा है, इसका क्या काम होते हैं, इसका क्या रोल होते हैं। ब्लड सेल्स हैं, आरबीसीज हैं, आरबीसी कितना % में होना चाहिए, नॉर्मल रेंज बताएंगे, सभी का लाइफ स्पेन डे बताएंगे, सभी का फंक्शन बताएंगे। तो चलिए आगे फिर हम इस सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ब्लड प्लाज्मा यानी कि ब्लड का कंपोनेंट जो हमने बताया आपको ऊपर में, उसमें अब उसका कंपोनेंट को एक एक करके हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम ब्लड प्लाज्मा के बारे में कहते हैं कि प्लाज्मा क्या चीज़ है। प्लाज्मा जो है एक लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड जो है, यह ब्लड है, होल ब्लड जो होता है उसी का एक पार्ट है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, ये लिक्विड पार्ट है किसका? ब्लड का। कौन है? यह प्लाज्मा है। ठीक है, यह प्लाज्मा क्या काम करते हैं? O2 एंड CO2 को ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करते हैं और डाइजेस्ट फूड एक्सक्रीटिंग मटेरियल होते हैं जो डाइजेस्ट करते हैं, उसके द्वारा जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो उनको एक्सक्रीटिंग करने का काम कौन कर रहे हैं? या प्लाज्मा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थे प्लाज्मा के बारे में। और हम आगे चलते हैं आरबीसीज। ये आरबीसीज क्या है? आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल्स, इनका पूरा फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल्स है, या इसको कॉर्पस सेल्स के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, इनका एक साइंटिफिक नेम होते हैं, हमने आपको बताया था जब कंपोनेंट को डिवाइड करते क्लासीफाई कर रहे थे उस टाइम में, तो उसमें जो है इसका साइंटिफिक नेम जो होते हैं, जो दूसरे नाम से जानते हैं एरिथ्रोसाइट जिसे बोलते हैं, उसका यह साइंटिफिक नेम भी है, इसे साइंटिफिक नेम भी कहा जाता है। ये प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन लार्ज क्वालिटी या क्वांटिटी, सॉरी ये क्वांटिटी है, लार्ज क्वांटिटी यानी कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाए जाने वाले सेल्स कौन है? आरबीसी है। डब्ल्यूबीसी हो गए, प्लाज्मा हो गए, प्लेटलेट्स हो गए। ठीक है, जितना भी मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट है या बेसोफिल, इओसिनोफिल जो भी है, इन सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में किसको पाया जाता है? आरबीसी ब्लड में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इन रेड बोन मैरो, ये कहाँ बनते हैं? आरबीसी जो है ब्लड कंपोनेंट का आरबीसी, ये बनते कहाँ हैं हमारे बॉडी में? बोन मैरो में। हड्डी जो है, यह हड्डी है, सपोज दैट मान लीजिए कि यह हड्डी है, इसके अंदर जो बोन मैरो होते हैं, बोन मैरो फिर 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं वाइट बोन मैरो और एक होते हैं रेड बोन मैरो। तो ये ब्लड का जो फॉर्मेशन है, आरबीसी का फॉर्मेशन किस में होता है? रेड बोन मैरो में होता है, ना कि वाइट बोन मैरो में। ठीक है, दुनिया में कोई भी चीज़ अगर बनती है तो उसका ख़त्म होना भी तय होता है। तो इसी तरह हमारे ब्लड में ह्यूमन ब्लड में जो आरबीसी बनते हैं या कोई भी सेल्स बनते हैं तो उनका डेथ भी होते हैं। तो इसी तरह इसमें डेथ ऑफ आरबीसी इन स्प्लीन एंड लीवर, कहाँ डेथ होते हैं? ये आरबीसी स्प्लीन में या तो फिर लीवर में ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, यानी कि स्प्लीन या लीवर, इसको किसके? ग्रेवियर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे ग्रेवियर के नाम से भी जानते हैं।
जो ये आरबीसी फॉर्मेशन हुआ रेड बोन मैरो में, उनका जो फंक्शन हुआ, फंक्शन करने के बाद डेथ होने की जो लाइफ पीरियड होता है एक, वो उसे लाइफ स्पेन डे बताया जाता है, ठीक है, उसे लाइफ स्पेन डे कहते हैं। तो ये लाइफ स्पेन डे इस कितना है 90 to 120 डेज तक होते हैं। लाइफ स्पेन डे ऑफ आरबीसी इज़ 90 to 120 डेज, यानी कि 90 दिन से 120 दिन के अंदर ये आरबीसी हमारे ब्लड में, हड्डी के अंदर रेड बोन मैरो में फॉर्मेशन होते हैं, बनते हैं, और ये 120 दिन के बाद ऑटोमेटिकली ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कहाँ डिस्ट्रॉय होते हैं? लीवर में या फिर स्प्लीन में, जिसे हम ग्रेवियर के नाम से भी जानते हैं। शेप ऑफ आरबीसी इज़ बाइकॉन्केव शेप। आरबीसी का जो शेप होता है, स्ट्रक्चर होते हैं, वो किस टाइप के, किस शेप के होते हैं? बाइकॉन्केव होते हैं। अब हम बाइकॉन्केव किस तरह का हम देखेंगे। सपोज़ मान लीजिए कि ये हमारा ब्लड का आरबीसी सेल्स है, ठीक है, तो ये वाली एरिया जो है कुछ ज़्यादा ही डीप रेड होते हैं, यह थोड़ा कम डीप रेड होते हैं। इनको से अगर बीच से कट करके देखेंगे तो यह शेप जो है बाइकॉन्केव शेप में देखेगा। इसी तरह, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बाइकॉन्केव शेप के होते हैं। कौन? आरबीसी, ठीक है। और इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है? नॉर्मल रेंज आरबीसी का नॉर्मल रेंज, यानी कि कितना नॉर्मल रेंज कितना तक प्रेजेंट होना चाहिए? 3.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर तक ये क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। कितना प्रेजेंट होते हैं? 3.5 से 5.5% तक प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आरबीसी का फंक्शन क्या होता है। तो आरबीसी का फंक्शन ये होता है कि आरबीसी जो है ह्यूमन बॉडी में ब्लड के साथ जो प्रेजेंट होते हैं, उनका फंक्शन है कि O2 एंड CO2 को ट्रांसपोर्टेशन के काम करते हैं। एक तरह का जैसे होस्ट की तरह ये है, ठीक है। आरबीसी O2 एंड CO2 को ट्रांसपोर्ट करते हैं। फंक्शन जैसे कि हमने यहाँ फंक्शन बता रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फंक्शन जो है O2 एंड CO2, यानी कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट O2, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ से? लंग्स टू बॉडी सेल्स से। कहाँ से? लंग्स टू बॉडी सेल्स, ठीक है। हम जब नेजल के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं तो ये ऑक्सीजन मेरा डायरेक्ट कहाँ पहुँचते हैं? लंग्स में पहुँचते हैं। ये शुद्ध ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन लंग्स जो है पंपिंग करके बॉडी के हर एक सेल्स तक, हर एक पार्ट्स तक, हर एक ऑर्गन तक कौन पहुंचाता है? लंग्स पहुंचाता है। ये ऑटो सबसे पहले लंग्स तक जाता है और लंग्स से बॉडी सेल्स तक जाता है। और ये एक काम हो गया। दूसरा काम ये है कि फिर ये वो CO2, जब हम ऑक्सीजन लिए लंग्स तक पहुंचा, लंग्स जो है उसको पंपिंग करके बॉडी के हर सेल्स, हर एक ऑर्गन तक पहुंचाया। वहां पहुंचने के बाद उनका जो फंक्शन होते हैं वो काम करते हैं। काम करने के बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं CO2 में। वो वेस्ट मटेरियल एक तरह का बन जाते हैं। वो होते हैं, वो क्या होते हैं? CO2 बन जाते हैं। वो CO2 फिर क्या होता है? CO2 को फिर वापस कहाँ आता है? फिर वो लंग्स में पहुँचते हैं। CO2 ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट बॉडी सेल्स टू लंग्स, ठीक है। ये इनका फंक्शन है कि ट्रांसफर O2 लंग्स टू बॉडी सेल्स एंड CO2 ट्रांसपोर्ट बॉडी सेल्स टू लंग्स। फिर वो जो ऑक्सीजन बॉडी सेल्स तक गया, वहाँ से फिर वो CO2 में कन्वर्ट हुआ। कन्वर्ट होने के बाद वो CO2 फिर लंग्स तक वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों हमने आरबीसी के बारे में बता दिया। अब हम बात करेंगे ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन लेवल जो प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली में हीमोग्लोबिन के बारे में हमने बाद में एक डिटेल से वीडियो बनाएंगे, तो अभी हम इसका शॉर्ट बता देते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है ये एक टर्म वर्ड है। क्या है? टर्म वर्ड है। तो हीमोग्लोबिन ये दो चीज़ से जुड़े एक वर्ड है। हिम एक होता है हिम, दूसरा है ग्लोबिन। हिम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन्स। यानी कि आयरन में ये कौन सा आयरन्स है, तो हमने इंडिकेट कर दिया Fe2+, यानी कि फेरस आयोनाइज्ड, ठीक है। और दूसरा है ग्लोबिन, यानी कि प्रोटीन्स होते हैं। ये O2 और CO2 कंबाइन होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो बस हीमोग्लोबिन के लिए अभी इतना ही रखिए। इनके लिए हमने डिटेल्स एक वीडियो बनाएंगे आगे, तो वो वीडियो आप देखेंगे ज़रूर। उसके बाद ये वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड कॉर्पस सेल्स, ये WBC है, इसे वाइट ब्लड सेल्स
इसका पूरा नाम है, फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कॉर्पस सेल्स भी इसे बोलते हैं, ठीक है। अब WBC का जो साइंटिफिक नेम है उसे ल्यूकोसाइट बोलते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ WBC इज़ ल्यूकोसाइट्स। अब WBC का फॉर्मेशन कहाँ होता है? फॉर्मेशन ऑफ WBC इन रेड बोन मैरो, यानी कि हमारे ब्लड में जितने भी ब्लड सेल्स हैं ये सभी फॉर्मेशन होते हैं रेड बोन मैरो में, और उनका डिस्ट्रॉय जो होते हैं या डेथ होते हैं वो अलग अलग जगह में उनका डिस्ट्रॉय होते हैं। तो हमने लिखा डेथ ऑफ WBC इन ब्लड। ये RBC का डेथ कहाँ हो रहा था? लीवर या स्प्लीन में हो रहा था। तो इसी तरह WBC का जो डेथ हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, ये ख़त्म कहाँ हो रहा है? ब्लड में जाकर ये ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका फिर लाइफ स्पेन डे जो होता है, लाइफ स्पेन डे के बारे में हमने आपको बता दिया कि कोई भी चीज़ जब बनती है तो उसका ख़त्म होना भी तय होता है। तो ये फॉर्मेशन होता है रेड बोन मैरो में, और फिर वो बड़ी सेल्स में जाते हैं जिनका इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का या इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का इनका एक्चुअली में रोल होता है या काम होता है, ठीक है। तो लाइफ स्पेन डे ऑफ RBC इज़ 3 to 5 डेज़। 3 से 5 दिन के अंदर ये WBC जो है हमारे बॉडी में रेड बोन मैरो में बनते हैं, और फिर ये जाके ब्लड में ऑटोमेटिकली 3 से 5 दिन के अंदर ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। शेप ऑफ WBC इज़ किडनी और हॉर्सो शेप। इसका शेप अगर आप देखेंगे स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप पे, तो इनका इस शेप का देखेगा, ये किडनी शेप का होगा या फिर हॉर्सो शेप का होगा। हमने किडनी शेप और हॉर्सो शेप इसलिए बताया कि हॉर्सो शेप में जो WBC जो 2 टाइप्स के बने होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स, एग्रेनुलोसाइट, उसमें ग्रेनुलोसाइट में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, हॉर्सो शेप में हो सकता है या फिर किडनी शेप में हो सकता है, इसलिए किडनी या हॉर्सो शेप दोनों चीज़ बताया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह का शेप आपको दिख सकता है, ठीक है, ये WBC का शेप है, ये किडनी है ना, किडनी भी इसी तरह का शेप है। तो ऐसा ही आपका WBC का शेप आपको स्लाइड बना के जो देखेंगे माइक्रोस्कोप पे वो इस तरह का दिखेगा, ठीक है। फंक्शन, अब WBC का फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन क्या काम करते हैं बॉडी में सेल्स बनने के बाद? ऐसा थोड़ी है कि ब्लड बनते हैं, सेल्स बनते हैं, ऑटोमेटिकली जाके ख़त्म होता है, ऐसा नहीं है। जो लाइफ स्पेन डे होता है इनका 3 से 5 दिन तक, इस बीच में ये कोई ना कोई रोल निभाते हैं, कोई ना कोई काम करते हैं। तो फंक्शन होता है किल द बैक्टीरियल डिजीज़ एंड मैनी इन्फेक्शंस, डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, प्रोटेक्ट द बॉडी जस्ट लाइक बॉडी गार्ड, यानी कि किल द बैक्टीरियल डिजीज़, जो भी फॉरेन बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर करते हैं या बैक्टीरिया या कोई भी वायरस एंटर करते हैं, तो उनके अगेंस्ट में लड़ने का काम कौन कर रहे हैं? ये WBC है। ये क्या है? इम्यून सिस्टम को ये बढ़ाते हैं, डेवलप करते हैं। और मैनी इन्फेक्शियस डिजीज़, जो इन्फेक्ट करने वाले हैं, कोई भी बैक्टीरिया हमें, फॉरेन बैक्टीरिया अगर बॉडी में एंटर करता है, इसका मतलब वो हमें इन्फेक्ट करने वाले हैं। तो उस इन्फेक्शन से बचाने का काम, लड़ने का काम कौन कर रहे हैं? ये WBC करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम को मजबूती करते हैं, इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं, ताकतवर बनाते हैं। प्रोटेक्ट द बॉडी, जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। इसे इस तरह कहा जा सकता है कि ये जस्ट लाइक बॉडी गार्ड है। ये हमारे जो WBC सेल्स है हमारे बॉडी के लिए एक तरह ये गार्ड के काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि अगर किसी यूनिवर्सिटी में या फिर किसी भी कैंपस में अगर गेट पे कोई बॉडी गार्ड रखते हैं, तो वो क्या करते हैं? अदर आदमी को, अदर पर्सन को आने से वो रोकते हैं। इसी तरह ये WBC जस्ट लाइक बॉडी गार्ड, एक तरह गार्ड की तरह काम करते हैं, ठीक है। अब इसका नॉर्मल रेंज हम देखेंगे। WBC का नॉर्मल रेंज जो है, चिल्ड्रंस जो है, बच्चे हैं, उनके लिए अलग अलग नॉर्मल रेंज होते हैं, एडल्ट्स में अलग नॉर्मल रेंज होते हैं। चिल्ड्रंस में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, 10,000 से 15,000 तक, 10,000 से 15,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर तक होते हैं, जबकि एडल्ट्स में 4,000 से 11,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर तक होते हैं। आप सोचेंगे कि इतना डिफरेंस क्यों? जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, उनका हर एक चीज़, ब्लड कंपोनेंट से लेके ऑल ब्लड से लेके हर एक चीज़ उनका हाई रहते हैं, क्योंकि उस टाइम में उनका ब्लड फॉर्मेशन ज़्यादा लेवल पे करते हैं, ज़्यादा मात्रा में करते हैं, इसलिए उसका WBC का भी क्या है? 10,000 से 15,000 तक होते हैं। ये भी हाई है एडल्ट से, जबकि एडल्ट में 4,000 से 11,000 तक, 11,000 तक होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में कि प्लेटलेट्स क्या होते हैं, प्लेटलेट्स का नॉर्मल रेंज, प्लेटलेट्स का फंक्शन, इनका स्ट्रक्चर, इन सभी के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। ये प्लेटलेट्स क्या चीज़ है? प्लेटलेट एक कंपोनेंट पार्ट ऑफ ब्लड है, ब्लड का एक कंपोनेंट पार्ट है प्लेटलेट, ठीक है। द साइंटिफिक नेम ऑफ प्लेटलेट, जो इसे प्लेटलेट्स का जो हर एक प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नाम है वो थ्रोम्बोसाइट्स है। इसे थ्रोम्बोसाइट से भी
जाने जाते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी इसे बोल सकते हैं। फॉर्मेशन इन रेड बोन मैरो, प्लेटलेट्स का भी फॉर्मेशन कहाँ होते हैं? रेड बोन मैरो में बनते हैं। और इनका डेथ कहाँ हो रहा है? डेथ इन ब्लड में, इनका भी डेथ ब्लड में हो रहा है। WBC का भी डेथ ब्लड में हो रहे हैं। RBC का डेथ कहाँ हो रहा है? लीवर या स्प्लीन में हो रहे हैं। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। तो प्लेटलेट्स का जो लाइफ स्पेन डे है, लाइफ स्पेन डे ऑफ प्लेटलेट्स इज़ अबाउट कितना? 8 to 10 डेज तक होते हैं। कितना दिन का होते हैं? 8 से 10 दिन तक का होते हैं। अब प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है? प्लेटलेट्स का फंक्शन जो है हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि ब्लड क्लॉट होने से, ब्लड जब क्लॉट हो जाते हैं, क्लॉट होने से ये क्लॉट होने में मदद करते हैं। ठीक है। हेल्प द स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग, जब ब्लड या बॉडी के शरीर के किसी भी पार्ट्स में जब इंजर्ड हो जाते हैं या एक्सीडेंट हो जाते हैं या कट जाते हैं या कुछ भी होते हैं, तो उस एरिया में जो ब्लड ब्लीडिंग होना जो बंद हो जाते हैं, ब्लड जो ब्लीडिंग होना बंद हो जाते हैं, वो बंद करने का काम या उस पर मदद करने का काम कौन कर रहे हैं? ये प्लेटलेट कर रहे हैं। ठीक है। इसलिए उस टाइम ब्लड क्लॉट प्लेटलेट जो है एक से एक के ऊपर एक चढ़ के एडेयर होके चिपक जाते हैं, जिसके कारण वहाँ ब्लीडिंग होना बंद हो जाते हैं। ठीक है। तो ये किसका काम है? प्लेटलेट्स का काम है। और रिपेयर द ब्लड वेजल्स, जो ब्लीडिंग होते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, उनके ऊपर में प्लेटलेट्स एक के ऊपर एक एडेयर हो जाते हैं और वो ब्लड को ब्लीडिंग होने से रोकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंजर्ड ब्लड वेजल्स सो मिनिमाइज ब्लड लॉस, ब्लड लॉस। जो प्लेटलेट एक दूसरे के ऊपर एडेयर होने के कारण ब्लीडिंग जो बंद कर देते हैं, जिसके कारण हमारे बॉडी से ब्लड नॉर्मल मात्रा में या कम मात्रा में ब्लीडिंग होते हैं, ब्लड लॉस होने से वो बचा देते हैं। इट हेल्प्स ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज फंक्शन, ये प्लेटलेट जो है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने में भी मदद करते हैं या फिर स्टोरेज में भी मदद करते हैं, स्टोर रखने के लिए भी ये मदद करते हैं। जो प्लेटलेट ब्लड को रोकने से, थक्का बनाने से रोकते हैं। अब प्लेटलेट्स का नॉर्मल रेंज क्या है? 1.5 लाख से 4.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर तक होते हैं। 1.5 लाख से 4.5 लाख तक इसका क्या है? नॉर्मल रेंज होते हैं। तो दोस्तों ये थे प्लेटलेट्स के बारे में। इसी तरह आज हमने पढ़ा, आज हमने देखा, समझा ब्लड क्या चीज़ होते हैं, ब्लड के कंपोनेंट्स कितने हैं, किस कंपोनेंट्स का क्या फंक्शन होते हैं, किस में कितना परसेंट होते हैं, किसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है। आज हमने इस चीज़ के बारे में बात किया, आज हमने इस चीज़ के बारे में जाना, सीखा। फिर हम बात करेंगे दोस्तों ब्लड कलेक्शन के बारे में, बात करेंगे ब्लड बैग्स के बारे में, ब्लड बैंक्स के बारे में। तो इसी तरह हम जो है डेली आप लोगों के सामने एक नए वीडियो लेते आएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि जितने भी नए आने वाले वीडियोज़ हैं आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। थैंक यू दोस्तों। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो या कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।